हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट लेक्चर 1 लेंगे, उसका हम पार्ट 1 लेंगे। और आज हम यहाँ जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के वो पढ़ेंगे। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और मैंने जो 4 बार 4 टाइम्स गेट में अपीयर हुआ हूँ एंड आई हैव गॉट गुड रैंक्स एंड आई हैव बीन सेलेक्टेड इन मल्टीपल PSUs and I have been a guest faculty in NIT Jaipur and many coaching institutes for GATE and IAS। एंड आज हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे वन बाय वन। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और काफ़ी मैथमेटिकल सब्जेक्ट भी है, तो इसको आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग से मतलब जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। ये कोर्स केवल एग्जाम पर्पज़ के लिए ही नहीं है, आप अपने जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ पाए। तो इस कोर्स की जो रेफरेंस बुक्स है वो हमारी ये बुक्स रहेगी। RC हिबलर, ये प्रोफेसर देवदास मेनन की बुक है, वो भी आप देख सकते हैं। गुप्ता एंड मंडित एक मैट्रिक्स एनालिसिस के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स एनालिसिस जो अप्रोच है उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। स्ट्रक्चर एनालिसिस की एक वन ऑफ द अप्रोच है। NPTEL नोट्स हमने अब ये आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने रेफ़र किए हैं ताकि आ, आ, ताकि आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम अच्छा सा दे सके, हर चीज़ अच्छे से समझा सके। ओल्ड पेपर्स ऑफ गेट और IAS के भी जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी रेफरेंस लिया है, उनको हम यूज करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली हम सोल्व करा सके। पर जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट गाइडिंग हमारा रहेगा वो प्रोफेसर देवदास मेनन की बुक रहेगी, जिसमें हमने जिसको आप भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी मोटी बुक है, पर वो बहुत कंसेप्चुअल बुक है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, फटाफट टाइमली करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जैसे कोई भी हम लोग कोई सी भी साइंस है उसकी एक अप्रोच होती है। उसमें क्या होता है कि एक उसको हम बोल सकते हैं सिस्टम अप्रोच, कि हम मानते हैं कि कोई भी सिस्टम है, उसमें इनपुट हमें पता है और आउटपुट निकालना। तो वही क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में वो सिस्टम है स्ट्रक्चर, हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर जो भी है, या तो वो स्ट्रक्चर हो सकती है कि हम बनाने जा रहे हो या ऑलरेडी हमारे पास हो। उस पे जो इनपुट है, वो स्ट्रक्चर पे जो इनपुट होते हैं वो लोड्स होते हैं। उस पे जो क्या होता है, स्ट्रक्चर पे लोड्स होते हैं और उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर पे लोड लगने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्सेज मतलब जो उसके अंदर फोर्सेज जनरेट होंगे उस लोड्स के कारण, या उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर का लोड के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो निकालना, लोड्स के बेसिस पे रिस्पॉन्स निकालना, वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। और जो ये रिस्पॉन्स निकालना है हमें हमें ये जो रिस्पॉन्स निकालना है वो इसलिए निकालते हैं ताकि जो रिस्पॉन्स है वो हम उससे हम डिसाइड करते हैं कि रिस्पॉन्स ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट होना है, तो स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो, एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो कि स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो जाए, डिफ्लेक्शन उसमें इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो उसमें रह नहीं पाए, या स्ट्रक्चर पे लोड के कारण जो उसमें वो जो है वो स्ट्रक्चर उस लोड को बियर ही नहीं कर पाए, स्ट्रक्चर लोड को बियर नहीं कर पाए और सेफ्टी की प्रॉब्लम आ जाए। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो क्या है, उसमें क्या होता है कि ये जो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड मैकेनिक्स के कंसेप्ट अपनाने पड़ेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स अपनाने पड़ेंगे ताकि हम रेस्पॉन्स प्रेडिक्ट कर सके।
और जो स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दो टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, एक तो होते हैं फोर्सेज और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट्स। वो रिस्पॉन्सेज दो टाइप के होते हैं, फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट्स। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर फोर्सेज दो टाइप के फोर्सेज होते हैं। फोर्स का मतलब ये लोड अलग चीज है, लोड जो लग रहा है, हालांकि लोड भी किलो न्यूटन में होगा, फोर्स भी किलो न्यूटन में हो सकता है। अगर लोड किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो मोमेंट वाला फोर्स लोड भी हो सकता है, फोर्स भी किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला भी हो सकता है। तो फोर्स का मतलब उसमें एक एक्सटर्नल फोर्सेज जनरेट होंगे जिनको हम बोलेंगे सपोर्ट रिएक्शंस। ये हम समझेंगे आगे क्या होता है सपोर्ट रिएक्शन और ये एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होते हैं ये। पर ये क्या है कि यहाँ बात आई है तो हमने बता दिया है, हालांकि आप इसको रिविजिट करेंगे जब दोबारा, जब हम आगे समझ लेंगे सपोर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो सपोर्ट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद सपोर्ट रिएक्शंस भी आपको समझ में आ जाएगी। पर हमारा जो पर्पज है वो ये है कि यहाँ पर आपको बता देना कि फोर्सेज दो टाइप के फोर्सेज स्ट्रक्चर में जनरेट होते हैं जब उस पर लोड लगता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्सेज और एक होता है इंटरनल फोर्सेज। जो इंटरनल फोर्सेज है वो होंगे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स होंगे। अगर मान लो कि 3D एलिमेंट है तो उसमें टोर्शन फोर्स या शाफ्ट एलिमेंट में टोर्शन भी होगा जनरेट, वो हम आगे देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होंगे, डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। पर सबसे पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर जो है, अगर हम लोग अपना ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरीके से नहीं देखें, नॉर्मल तरीके से देखें, तो स्ट्रक्चर का मतलब वो हो गया कि कोई भी असेंबली, कोई भी पैटर्न उसकी असेंबली है, उस टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा। अगर हम उसका लिटरल मीनिंग ले तो स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी असेंबली टाइप की चीज। और अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकती है, तो हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, ये सब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर है। ट्री है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। स्पाइडर वेब है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये ऑयल ड्रिलिंग रिग है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ लोड बियरिंग एलिमेंट्स। मतलब जो वो हमारे कंस्ट्रक्शन में ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे एलिमेंट्स का असेंबली, ताकि वो उन पे कोई भी लोड लगाए तो वो उसको सहन कर सके, सेफली वो लोड को बियर कर सके। उसमें इस तरीके से डिफॉर्मेशन होंगे, उसमें इस तरीके से रेजिस्टेंस जनरेट होगा ताकि स्ट्रक्चर पे वो लोड लगे तो वो उसको बियर कर सके सेफ्टी के साथ। तो उसका जो रेस्पॉन्स आएगा स्ट्रक्चर का, जो हमने पहले देखा, वो इस तरीके से हो ताकि वो लोड को बियर कर सके, तब उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब केवल सिविल की स्ट्रक्चर ही नहीं, और भी स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे एक ट्री है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये ट्री है, ये खड़ा हुआ है, इस पे फोर्सेज लग रहे होंगे, विंड फोर्सेज लग रहा है, तो उस विंड या इसका वेट का फोर्सेज लगा हुआ, फिर भी ये जो ट्री है फिर भी ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये यहाँ पर इसमें लोड भी लग रहा है तो ये उसको बियर कर पा रहा है। तो स्ट्रक्चर के हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेचर में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है, जैसे ह्यूमन स्केलेटन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। सबसे सिंपल एग्जांपल हम, और इसमें भी अगर आप बोन वाली स्ट्रक्चर देखें तो बोन्स हैं वो आपस में क्या है, जुड़ी होती। जैसे मान लो कि ये है, ये बोन एंड ये बोन, ये अगर बाकी पार्ट्स को हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, दो एलिमेंट हैं, दो बोन्स हैं, वो जुड़ी हुई है बाय ए वे ऑफ ए जॉइंट। और आप देखेंगे इस जॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल होता है। इस तरीके से ये एक जॉइंट है, और इसको हम लोग अगर बोले तो पिन कनेक्टेड जॉइंट भी बोल सकते हैं। उसको हम देखेंगे बाद में क्या होता है पिन कनेक्टेड जॉइंट्स। तो इसमें एक और कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि जब भी स्ट्रक्चर बनती है ना तो असेंबली है, तो असेंबली का मतलब वो आपस में क्या होंगे, जॉइंट, कुछ उनके बीच में जॉइंट होंगे, जॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, जॉइंट्स होंगे। वो जॉइंट्स किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या रोल होता है, हर जॉइंट का क्या मतलब होता है, वो हम देखेंगे बाद में। पर जो नेचर है वो बहुत ही बेस्ट इंजीनियर है। नेचर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस टाइप की होती है कि वो बहुत अच्छे से लोड बियर कर लेते हैं।
और आजकल मतलब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो या जो भी डिजाइनर्स हैं वो भी इंस्पायरेशन ले रहे हैं नेचर से, क्योंकि उनकी जो शेप है उसमें क्या हो रहा है कि जो कम अगर आप कम क्वांटिटी का मटेरियल यूज करते हुए कम कॉस्ट में भी हो सकता है कि आप अच्छा और सेफ स्ट्रक्चर बना सके, तो नेचर से भी इंस्पायरेशन ले रहे हैं। एनिमल्स हैं, आप स्पाइडर वेब का तो एग्जांपल जानते हैं कि एनिमल्स भी क्या करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता, ये सब भी कितनी अच्छी स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स केवल जरूरी नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग में ही हो, स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग स्पेस शिफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, रोबोट है, किसी भी टाइप की और भी एयरक्राफ्ट है, ये सब क्या है, एक स्ट्रक्चर्स के टाइप है। और सभी स्ट्रक्चर्स के टाइप में जो बेसिक उनका एनालिसिस होगा, अगर उनका आपको एनालिसिस करना है तो उनके प्रिंसिपल बहुत सेम होंगे, और वो जो प्रिंसिपल होंगे वो हमें बताएंगे कि हम लोग वो कि उनका जो रिस्पॉन्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। बस ये है कि अब वो जब वो प्रिंसिपल कि जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन गेट ए फील। और आजकल तो क्या हो गया है कि कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वो बहुत जल्दी किया जा सकता है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम लोग समझेंगे जिनके बेस पे वो कंप्यूटर मॉडलिंग जनरेट हुई है। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो सारी स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, 3D एंटिटी होती है। जो भी सारी स्ट्रक्चर्स है जनरली एक 3D फिजिकल एंटिटी होगी, 3D फिजिकल एंटिटी होगी। और अब उसके बाद क्या होता है कि उसको जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, या जो हमारा ये कोर्स है उसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को आइडियलाइज कर देते हैं। मतलब उसमें कुछ अजम्पशंस मान के हम कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रियल स्ट्रक्चर है चिमनी, ये चिमनी है, और हमने उसको क्या करा, इसको आइडियलाइज कर दिया। ये जो एलिमेंट था इसकी जो हमने ये माना कि जो इसकी जो विड्थ के अलोंग या इसकी जो डेप्थ के अलोंग है, अगर मान लो कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स लेना है, चाहे बेंडिंग मोमेंट हुआ, चाहे शियर फोर्स हुआ, चाहे कोई भी रिस्पॉन्स हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सियल फोर्स का मान लो रिस्पॉन्स हम मान के चलते हैं, या हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम मान के चलते हैं। तो वो रिस्पॉन्स क्या है कि इसकी जो विड्थ के अलोंग, इसकी विड्थ और इसकी में जो डेप्थ है उसके अलोंग, डेप्थ के अलोंग, ये तो हाइट है पर जो इनसाइड ये जो डेप्थ है उसके अलोंग जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो वो हमने मान के उसको हमने क्या कर दिया, एक जो रियल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर थी उसको हमने एक लाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड, इजीली एनालाइज कर सकते हैं मतलब जो हमारे प्रिंसिपल लगाना है, जो हम लोग पेन और पेपर पे एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए इजी हो सकता है अगर हम उसको आइडियलाइज। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम लोग जब भी कोई भी सिस्टम है उसको एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, आइडियल फ्लूइड मान के आप चलते हैं तो कुछ अलग रिजल्ट आता है, और कुछ अगर मान लो आप उसमें अजम्पशंस को हटाएंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो इसमें केवल हमने स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है उसी का आइडियलाइजेशन नहीं किया है, हमने साथ में जिसका सपोर्ट है, अब ग्राउंड पे ये टिकी हुई तो उसको सपोर्ट बोलते हैं, उसको हमने एक फिक्स्ड सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें कर दिया है, फिक्स्ड सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये क्या होता है इसको हम और बाद में देखेंगे, पर अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी सिस्टम को एनालाइज करते समय हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हम ये बोल सकते हैं कि वो एक हमने आइडियलाइजेशन किया है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये हमारे पास रियल स्ट्रक्चर है, ये एक ट्रस है, ये एक ट्रस है। इसको हमने आइडियलाइज करके ये आइडियलाइज करके लाइन एलिमेंट में कर दिया है। ऐसे ही ये बिल्डिंग फ्रेम है, इसको हमने आइडियलाइज कर दिया है कॉलम, और ये जो बीम है और ये जो इसकी वॉल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें जो स्लेब्स है उनको भी कर सकते हैं, ये अभी इसमें हम लोगों ने स्लेब्स को इंक्लूड नहीं किया है। अब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग जो सिविल की स्ट्रक्चर्स है वो दो टाइप की एनकाउंटर करेंगे।
एक होती है, उनको बोल सकते हैं हम फ्रेस ट्रस बोल सकते हैं, और दूसरे बोलते सकते हैं फ्रेम। और जो फ्रेम है, ट्रस है, इनको ये भी फ्रेम ही है, इनको एक और चीज नाम बोला जाता है पिन जॉइंटेड फ्रेम। और जो अगर मान लो फ्रेम बोला जाए तो, या इनको बोल सकते हैं आप रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, वो जनरली दो टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। पिन जॉइंटेड फ्रेम, पिन जॉइंटेड फ्रेम का क्या मतलब होता है हम लोग बाद में देखेंगे, पिन जॉइंट का मतलब क्या होता है। पर जो ट्रस वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनमें क्या होता है कि हर जॉइंट, जो सारे जॉइंट्स हैं वो पिन वाले होते हैं, एक भी जॉइंट रिजिड नहीं होता है। रिजिड जॉइंटेड में मोस्टली सारे रिजिड होते हैं, हो सकता है कुछ पिन हो, पर सारे जो, और ये फ्रेम स्ट्रक्चर होगी इस टाइप की, जो बिल्डिंग फ्रेम हम लोग देखते हैं वो। इन जो स्पेस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी क्या है, 3D स्ट्रक्चर्स हैं, सारी की सारी क्या है, 3D स्ट्रक्चर्स हैं। आइडियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इनको प्लेन ट्रस में बदल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये जो इसको एक पार्ट है वो लिया, उसको प्लेन ट्रस में बदल दिया। अब इसके पीछे वाला पार्ट है वो, उसका इसका एनालिसिस कर लिया, तो उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही जो ये स्पेस फ्रेम था, उस ये जो 3D था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2D में कन्वर्ट कर दिया। और जो इस हम लोग जो स्टडी करेंगे, वो क्या करेंगे, 3D से 2D में एनालिसिस की स्टडी करेंगे। और ये स्टडी क्या होगा, हम 2D जो फ्रेम्स है या 2D जो ट्रस है, उनका एनालिसिस करके हम लोग जो है 3D का भी एनालिसिस कर सकते हैं। पहले पर 2D में हम कंसेप्ट समझेंगे, और वही कंसेप्ट आप 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है हम लोग पर जो है 2D में हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, पहले हम लोग यूजिंग पेन पेंसिल इजीली, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम समझेंगे। ये जो चैप्टर है, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, पर जो इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको लानी है। क्योंकि क्या होता है, जब बार बार टर्म्स आती है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कैसे हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हमने उसको लाइन एलिमेंट में ही कन्वर्ट कर दिया, कि जो स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं कि ये सब एक लाइन एलिमेंट हो गई, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, ऐसे। और जो 3D स्ट्रक्चर उसको 2D में, और उनको भी क्या कर दिया अपन ने कि वो सब एक लाइन एलिमेंट है। लाइन एलिमेंट का मतलब हो गया कि भाई हम लोगों का उसकी जो विड्थ के अलोंग, जो उसका जो पैरामीटर है, इंटरनल फोर्स है, उसका जो वेरिएशन है, उसको हमने क्या कर दिया, जो उसकी थिकनेस के अलोंग है, या केवल हमने मान लिया कि वो उसके हर पॉइंट पे वो जो है सेम है, उसको हमने क्या कर दिया, एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और उस लाइन एलिमेंट की जो असेंबली है, उसको हमने 2D में रिप्रेजेंट कर दिया, और उसको हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होते हैं कि जो सारे लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम लोग जो ये स्क्रीन है या चाहे ब्लैक बोर्ड है, उसको हम एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, ये एक्स और ये वाई। तो हमारा मतलब है जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसका मतलब ये हो गया कि जो सारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट है वो एक्स या वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो लोड भी लाई कर रहा है, जो 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 लोडिंग है स्ट्रक्चर पे, वो भी क्या है, उसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। कोई भी जो जो चीज़ है वो जेड में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। और जो हम लोग प्लेनर स्केलेटन स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे, मतलब ये सब में स्केलेटन है, ये भी स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये भी स्केलेटन स्ट्रक्चर है। इस सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे बीम, फ्रेम और ट्रस, जो ये हमने देख लिए। फ्रेम अगर हम नॉर्मल बोलेंगे तो उसका मतलब हम लोग रह रहे हैं रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात कर रहे हैं। अगर हमने स्पेसिफिकली पिन जॉइंटेड फ्रेम बोला, इसका मतलब वो ट्रस है, और केबल और आर्चेज, ये सब जो पार्ट्स है हम स्टडी करेंगे इस जो हमारे कोर्स है उसमें। इसके अलावा जो ये इसका भी जो सोर्स है हमारा NPTEL से ली हुई है सारी वेब स्लाइड्स, बिकॉज वो काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए। ऐसे जैसे हमने स्ट्रक्चर का आइडियलाइजेशन किया, इसको हम लोग
लोड या थ्रेट जो होती है, स्ट्रक्चर में जो थ्रेट होती है वो लोड होता है, उसका भी आइडियलाइजेशन कर सकते हैं। पर पहले हमें देखना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर पे जो लोड लगते हैं वो क्या क्या टाइप के लोड लगते हैं। जो हमारी स्ट्रक्चर्स है उन पे डेड लोड लग सकता है, उसको बोलते हैं कि जो सेल्फ वेट होता है उसको डेड लोड बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर पे लग सकता है, स्ट्रक्चर का खुद का ही वजन। दूसरा स्ट्रक्चर पे क्या होगा कि लाइव लोड हो सकता है, जो भी लाइव है सारा लोड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ब्रिज है, उस पर ये मूविंग कार है, ये लाइव लोड हो गया। उसके अलावा स्ट्रक्चर पे विंड लोड लग सकता है, स्नो का लोड लग सकता है, अर्थ प्रेशर लग सकता है, कोई डैम है तो उस पर वाटर प्रेशर लग सकता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर है, मतलब जो कि ऑफशोर रिग्स वगैरह होती है उन पे वेव एंड करंट जो है वो लग सकता है लोड। ब्लास्ट एंड इम्पैक्ट लोड लग सकता है। ऐसे बहुत, ये तो वे जो हमारे को पता चलते हैं वैसे लोड। उसके अलावा कई बार और दूसरे भी लोड लगते हैं, जैसे कि फाउंडेशन सेटल हो गया स्ट्रक्चर का, या थर्मल लोड्स एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मशीन वाइब्रेशन के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण कोई लोड आया, कोरोजन हुआ या क्रीप हुआ, तो ये सब भी क्या होते हैं, लोड के टाइप होते हैं। ये हमने स्पेसिफिकली लिया है ताकि बाद में जब थर्मल लोड्स आएंगे, वो भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है थर्मल लोड्स वगैरह, तो वो सब लोड्स जो आपकी स्ट्रक्चर पे लगते हैं, ये सब लोड्स, तो ये सब क्या है, स्ट्रक्चर के लिए थ्रेट है या स्ट्रक्चर के लिए जो है इन्होंने उसको विजुलाइज किया कि ये आपकी स्ट्रक्चर है, इस पे ये थ्रेट अप्लाई होती है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए ताकि वो उसको बियर कर सके। अब हम लोग देख रहे थे कि लोड्स का कैसे आइडियलाइजेशन होता है, लोड्स का भी आइडियलाइज, तो ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके ये स्ट्रक्चर है कैंटिलीवर आर्म जो कि एक्सटेंड हो रही है यहाँ पर, उसको हमने स्ट्रक्चर को आइडियलाइज किया ऐसे, और ये उसका हमने सपोर्ट को आइडियलाइज किया है। उसके बाद जो इस पे लोड है, कुछ भी लोड लग रहा होगा, मान लो कि इसका जो सेल्फ वेट है उसको हमने क्या कर दिया, आइडियलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट, मान लो कि टोटल इसका वेट आ रहा है W किलो न्यूटन, उसको क्या कर दिया कि हम लोगों ने क्या कर दिया, L लेंथ पे आ रहा है W किलो न्यूटन L मीटर पे, फॉर एग्जांपल ये L मीटर है, तो इन्होंने क्या किया, उसको आइडियलाइज करके क्या कर दिया कि इस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, दैट इज W किलो न्यूटन पर मीटर, W किलो न्यूटन पर मीटर इसको कर दिया। तो इस थ्रेड्स का भी हम क्या कर देते हैं, लोड्स का भी आइडियलाइजेशन कर देते हैं। जैसे ये जो इस ये लोड लगा हुआ है, जो वाटर प्रेशर है उसको भी इस तरीके से आइडियलाइज कर दिया। ऐसे ही अर्थक्वेक वाला जो लोड लग रहा है तो उसको हर स्टोरी पे, जो भी बिल्डिंग है उसकी हर स्टोरी पे आइडियल ये लोड आप हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हर स्टोरी पे लगा सकते हैं। बेस पे जो शियर फोर्स है वो भी लगा सकते हैं। ये इतना हमारा जो फोकस है वो इसमें केवल आपको ये समझाना है कि जो लोड्स है, जैसे स्ट्रक्चर को हमने आइडियलाइज किया 3D से, स्ट्रक्चर को आइडियलाइज किया हमने कि जो लाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रक्चर को हमने 3D से 2D में कन्वर्ट कर दिया, और 2D को भी हम लाइन एलिमेंट का कॉम्बिनेशंस बना दिया, और जो हमने सपोर्ट्स हैं और जो जॉइंट्स हैं उनको भी हम बाद में देखेंगे, जॉइंट्स को भी, तो उनका भी हम क्या करते हैं, आइडियलाइजेशन कर लेते हैं। तो जब हम आइडियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हमने कितने अजम्पशंस बनाए हैं, और तो जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसके हिसाब से ही एक्यूरेसी होगा। और इसी तरीके से जो एक्सटर्नल लोड्स है उनको आप लोग या तो कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लोड का मतलब किलो न्यूटन में। ऐसे ही मूवमेंट में भी, मूवमेंट का मतलब किलो न्यूटन इंटू मीटर, मतलब जो हम लोग इस पूरे सिलेबस में बात करेंगे, जब भी हम लोड की बात करेंगे तो लोड का मतलब किलो न्यूटन वाला भी हो सकता है या किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला भी हो सकता है, मतलब जो फोर्स वाली चीज भी हो सकती है, फोर्स मूवमेंट वाली भी चीज। ऐसे जो फोर्स अगर हम रिस्पॉन्स वाला बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको अलग किया है, हालांकि दोनों दोनों ही फोर्स है, लोड भी फोर्स है, फोर्स भी फोर्स है, जो सपोर्ट रिएक्शंस आती है या इंटरनल फोर्स आते हैं वो भी किलो न्यूटन वाला भी हो सकता है, और किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला भी हो सकता है, किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला भी हो सकता है। ये दोनों चीज, ये चीज भी आपको हमने ध्यान रखना है। ये हो गया।
अब जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो उसको हम देखें कि हमारे स्ट्रक्चर पे ये लोड लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, ये इसका रिस्पॉन्स है। तो ये लोड है कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स या मूवमेंट, मतलब किलो न्यूटन वाला या किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला। मतलब आपकी स्ट्रक्चर पे जरूरी नहीं है कि फोर्स ही लगे, ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर पे आप पे कोई मूवमेंट भी लग रहा हो सकता है, एम करके मूवमेंट लगा सकता है किसी स्ट्रक्चर की किसी पॉइंट पे। बाहर से किलो न्यूटन इंटू मीटर वाला लोड भी लग सकता है या किलो न्यूटन वाला लोड भी लग सकता है, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। उसको हम लोग जो आइडियलाइजेशन करके हमने क्या किया है, या तो हम कंसंट्रेटेड मतलब एक पॉइंट पे, या डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, किसी भी टाइप के थ्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने आइडियलाइज कर लिया है कि हमने उसको प्लेनर में एनालिसिस करेंगे, और जो स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्स है उनको आइडेंटिफाई करना ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। और ये जो रिस्पॉन्स है इसका मतलब है हमारी जो स्ट्रक्चर की बहुत सारी और भी कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करता है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, पर उसकी तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली होती है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब जो भी आप लोड लगाएं वो बियर कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रक्चर पे लोड लगाया एंड स्ट्रक्चर इज कोलेप्सिंग, स्ट्रक्चर कोलेप्स हो गई, स्ट्रक्चर कोलेप्स हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रक्चर लोड को बियर कर पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने ये फॉर एग्जांपल एक ऐसा लोड, ये मान लो कि आपने एक लोड लगाया और आपने इस पे यहाँ पर फोर्स लगाया, तो ये नहीं हो कि ये जो है ये ऐसा हो जाए कि ये जो भी आपने यहाँ पर जो भी एलिमेंट बनाया वो यहाँ खिसक के आ जाए। तो वो क्या हो गया कि वो इस लोड को, ये ओरिजिनली यहाँ था, लोड को बियर नहीं कर पाया। तो ये नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में। इसका जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये लोड को बियर कर पाए, ये लोड को बियर कर पाए। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी बोलते हैं सर्विसेबिलिटी। वो सर्विसेबिलिटी में और भी सर्विसेबिलिटी में यह है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये जो डिफ्लेक्शन है वो लिमिट्स में होना चाहिए। आप लोग जब कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की डिजाइन देखेंगे तो आईएस कोड्स वगैरह में ये जो डिफ्लेक्ट सर्विसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट दी होगी, पर जो इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑक्यूपेंट वो देख रहा है कि हमारे जो रूफ है वो काफ़ी बिलो है, फॉलन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छत काफ़ी नीचे गिर गई है, मतलब छत का इतना डिफ्लेक्शन हो गया लोड के कारण कि कोई भी सेफली वहाँ पर रह नहीं, हो सकता है कि सेफ्टी नहीं हो पर वो तो एक फियर पैदा करेगी ना। तो ये सर्विसिबिलिटी में और भी चीज़ें आती है, पर हमारा जो फोकस है यहाँ पर है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। स्लोप का मतलब होता है रोटेशन, ये हम लोग और समझेंगे। डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए, नो एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि इकोनॉमी भी मेंटेन रखनी चाहिए। आप चाहे तो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के लिए बहुत हाई थिकनेस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर सकते हैं, पर उतना भी तभी तो उतना हमारे को हमारे बीच में क्या होना चाहिए कि हम लोगों को इस तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, एज वेल एज इकोनॉमी भी मेंटेन रखनी, इसीलिए तो हमारा एनालिसिस है। अदरवाइज तो हम लोग इनफाइनाइट थिकनेस की स्ट्रक्चर बना दे सेफ्टी के लिए। तो ये है इकोनॉमी भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है। पर जो हम लोग देखेंगे फर्स्ट और सेकंड हमारा फोकस रहेगा उनका। ये जो फर्स्ट और सेकंड है जो रिस्पॉन्स है वो हमें पता है स्ट्रक्चर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रक्चर ये है, ये आपकी स्ट्रक्चर ये है और आपने लोड लगाया, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गई। ये जो है ये जो है ये हमारे, या फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रक्चर ऐसी, तो ये जो कंसेप्ट है
इसका रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है, मतलब तो ये कंसेप्ट की सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रक्चर, इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। इन्हीं का यूज करते वो कैसे करेंगे हम सब, ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो इसके कंसेप्ट है वो ही हमारे आगे के जो वे है उसके लिए वे फॉरवर्ड है, और इसी से आपको मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। थैंक यू वेरी मच।